Welcome, my dear students. We've already seen direct variation and indirect variation. And we know कि direct variation में if there are two quantities, तो अगर first quantity को A मानते हैं, second को B मानते हैं, तो A is proportional to B. या equation बनता है हमारा that A is equal to some constant into B. Indirect variation में two quantities are inversely proportional, यानी कि A is proportional to 1 by B. तो बेसिकली इक्वेशन बनता है A is equal to K upon B. बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोनों ही केसेस में कि जब डायरेक्ट वेरिएशन होगा, इफ यू आर इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी देन सेकंड क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी विल आल्सो बी डिक्रीजिंग. यानी कि जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन. व्हाइल इन इनवर्स वेरिएशन इफ यू आर इंक्रीजिंग द फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी विल डिक्रीज. Instead, if we are decreasing the first quantity, second will increase, so change will be in opposite directions. Isn't it so? But a very important thing that we discussed there, that this change must be proportional. That in both these cases, this change must be proportional in case of variation. But what if the change is not exactly proportional? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जहां पे कि चेंज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. Isn't it so? तो अगर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, what if change is not proportional? उन केसेस में क्या करेंगे? तो those are the cases that we'll be discussing today when change is not proportional. Okay, so for example, there are total a few number of students. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं और they are going on a trip. Students are going on a trip, on a picnic or a trip पे जा रहे हैं. ठीक है, so for that trip a bus is organized and let us say the cost of bus is rupees 4,000. Okay, एडिशनली क्योंकि ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, isn't it so? तो उनके खाने पीने पे भी एक एडिशनल कंजम्पशन आएगा. लेट अस अज्यूम कि जो उनका ब्रेकफास्ट प्लस लंच है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच का कॉस्ट है दैट इज रुपीज 200 पर स्टूडेंट. तो बस का कॉस्ट है रुपीज 4,000. बस का कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बस तुमने हायर कर ली, अब तुम 10 स्टूडेंट लेके जाओ, 20 लेके जाओ, 40 लेके जाओ, दैट इज इमटेरियल. बस का कॉस्ट उतना ही रहेगा, रुपीज 4,000 ही रहेगा. बट ब्रेकफास्ट और लंच का कॉस्ट तो चेंज करेगा बिकॉज दैट इज ऑन एवरी स्टूडेंट. तो हर एक स्टूडेंट पे 200 रुपीज का कॉस्ट आएगा. तो क्या ये बात समझ में आती है? अब अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस कॉस्ट ऑफ बस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. दिस इज नॉट चेंजिंग. This is not changing, but this breakfast plus lunch cost is not a fixed cost. This will depend on number of students. Isn't it so? So for example, अगर number of students हमारे 10 होंगे तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच का कॉस्ट लेट अस से BLC कितना हो जाएगा? 200 into 10, 2,000 रुपीज हो जाएगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हो जाएंगे तो दिस विल बी ब्रेकफास्ट लंच कॉस्ट हो जाएगा 200 into 20. तो कैन यू सी that breakfast lunch का cost is proportional to number of students. डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, बट बस का कॉस्ट इज फिक्स्ड, वो तो वेरी नहीं कर रहा है, वो तो सेम रहेगा. 10 स्टूडेंट होंगे तो उतना रहेगा, 20 होंगे तो रहेगा. जब तक बस की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तब तक हमारा जो कॉस्ट है बस का वो चेंज नहीं होने वाला. दैट इज फिक्स्ड. इजंट इट सो? तो क्या है बात समझ में आ रही है? टोटल कॉस्ट हमारा क्या आएगा? टोटल कॉस्ट इन दिस केस विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट विच इज द बस का कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट विच इज ब्रेकफास्ट प्लस लंच का कॉस्ट. टोटल कॉस्ट अगर शॉर्ट में TC लिखें दैट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इज 4,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 200 है पर स्टूडेंट. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n होंगे तो प्लस 200 n. दिस विल बी अवर टोटल कॉस्ट 4,000 प्लस 200 n. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, टोटल कॉस्ट आ रहा है 4,000 प्लस 200 n. नाउ लेट अस से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा है 20. So if n is equal to 20, total cost will be equal to 4,000 plus 200 into 20, which is also 4,000. Total आ जाएगा 8,000 rupees. Total cost will be 8,000 rupees for 20 students. अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डबल कर दें, n is equal to 40 कर दें, total cost in that case will be 4,000 plus 200 into 40.
which is 4,000 plus 8,000 यानी कि 12,000 rupees. Now you can observe that number of students has doubled but total cost has not doubled. टोटल कॉस्ट तो हमारी 800,000 से 12,000 हुई है, यानी कि 4,000 का इंक्रीमेंट आया, 50% का इंक्रीमेंट आया. Isn't it so? तो टोटल डबल नहीं हुआ है, टोटल कॉस्ट हैज नॉट डबल्ड. ठीक है, टोटल कॉस्ट हैज नॉट डबल्ड. और अगर डबल नहीं हुई है यानी कि प्रोपोर्शनल तो नहीं है, प्रोपोर्शनल तो नहीं है. Isn't it so? But if you observe the component of variable cost, तो ये तो डबल हुआ है, यानी कि दिस इज प्रोपोर्शनल. तो बेसिकली इन एनी सच केस जहां पे कि कुछ कॉस्ट हमारा फिक्स्ड है, कुछ कॉस्ट वेरिएबल है, तो वेरिएबल पार्ट विल बी प्रोपोर्शनल. ठीक है, कुछ कॉस्ट हमारा फिक्स्ड है, कुछ कॉस्ट वेरिएबल है, तो द वेरिएबल पार्ट will be proportional to number of students. And capital N number of students. Isn't it so? You can identify कि वेरिएबल कह ही रहा है कि वेरी आ रहा है इसमें, और वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं. तो वेरिएबल पार्ट हमारा डायरेक्टली वेरी कर रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है. Isn't it so? तो वेरिएबल पार्ट तो हमारा वेरी कर रहा है, बट टोटल के बारे में बात करेंगे, टोटल हमारा प्रोपोर्शनल नहीं है. बट इसको हम कहेंगे बिकॉज कुछ पार्ट हमारा पार्टली डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल भी ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल है. कैसे क्वेश्चंस हैं, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलेंगे. बस उससे पहले एक और छोटी सी बात को डिस्कस कर लेते हैं. ये तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये हुआ कि सम पार्ट इज डायरेक्टली वेरिंग. तो दिस वेरिएबल वाला पार्ट इज डायरेक्टली वेरिंग. तो वेरिएबल पार्ट इज डायरेक्टली वेरिंग, यानी वेरिएबल कॉस्ट दैट इज VC इज डायरेक्टली वेरिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नॉलेज से हम टोटल कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालें, क्योंकि हमें स्टूडेंट से फीस लेना है. ठीक है, कि हर एक कि तुमको ट्रिप पे जाना है तो सारे स्टूडेंट से उनका खर्चा ले लिया कि तुमको एक्स अमाउंट पे करना है. तो वो अमाउंट हम कितना लेंगे, तो उसके लिए वो इस बात पे डिपेंड करें टोटल कॉस्ट पर स्टूडेंट आ कितना रहा है, आ कितना रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट तो हमें पता चल गया. टोटल कॉस्ट पर स्टूडेंट कितना होगा, कॉस्ट पर स्टूडेंट CPU, कॉस्ट पर स्टूडेंट CP, कॉस्ट पर यूनिट इन जनरल, जनरलाइज लिख लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर स्टूडेंट. इस केस में कितना आएगा, दैट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई n प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई n. और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 4,000, तो 4,000 डिवाइडेड बाई n प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 200n डिवाइडेड बाई n. तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 200 प्लस 4,000 बाई n, एंड दैट इज कॉस्ट पर यूनिट. सो यू कैन आइडेंटिफाई कि कॉस्ट पर यूनिट का एक जो पार्ट है हमारा, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज इनवर्सली वेरिंग, बिकॉज ये जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला पार्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर स्टूडेंट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इजंट इट सो? तो कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट, ये हमारा इनवर्सली वेरिड है. इसका एक पार्ट तो इनवर्सली वेरिड है, दूसरा पार्ट एग्जैक्टली 200 है, कांस्टेंट है. तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ये हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है. इजंट इट सो? ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन समझने के लिए बात इंपॉर्टेंट थी. अब क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वहां पे देख लेते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा चीजें डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो वी नो इन दैट केस टोटल कॉस्ट हमारा एक कंपोनेंट फिक्स्ड कॉस्ट होगा और एक कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट होगा. तो लेट अस से फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हम मान लेते हैं A, सम कांस्टेंट A, और वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्योंकि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, n पे डिपेंड करेगा, तो सम कांस्टेंट B मल्टीप्लाइड बाई n, दिस विल बी द टोटल कॉस्ट का वैल्यू. या इन जनरल जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा तो वहां पे हमें दो अननोन्स मानने पड़ेंगे, दो अननोन वैल्यूज माननी पड़ेंगी, दो कांस्टेंट मानने पड़ेंगे. ठीक है, दो कांस्टेंट मानने पड़ेंगे. क्या ये बात क्लियर होती है? इन जनरल अगर हम जनरलाइज करें इसको, तो लेट अस से x एंड y के बारे में हम बात करें. सो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k1 प्लस सम कांस्टेंट k2 इंटू y. तो दिस विल बी अवर रिलेशन इन केस ऑफ डायरेक्ट रिलेशन. और इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो वहां पे इक्वेशन हमारा बनेगा दैट x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k1 प्लस सम कांस्टेंट k2 अपॉन y. अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड विद टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, चैनल मैथोलॉजिकल, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी डायरेक्टली एट ADITYAKT. माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग योर प्रिपरेशंस, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में सेशन को भी लाइक कर देना. अगर पसंद आता है अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
क्वेश्चन नंबर 1, y इज पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली वेरीज विद x। पार्टली कांस्टेंट है और पार्टली वेरी करता है x के साथ में। we've been given the value of y is equal to 4 and x is equal to 2 in the first scenario, and second scenario y is equal to 16 है जब x is equal to 4 है। ओके, सो y पार्टली कांस्टेंट है और पार्टली वेरी करता है x से। तो जो पार्ट कांस्टेंट है मान लेते हैं उसको लेटेस्ट से सम कांस्टेंट a, एंड अदर पार्ट इज पार्टली वेरिंग। जब भी वेरिंग में मेंशन नहीं है डायरेक्ट वेरिएशन होगा, ठीक है। सो वी कैन अज्यूम दैट a प्लस बी एक्स ये इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है? तो जो पार्ट हमारा वेरी कर रहा है x के साथ में, दैट पार्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज वाई उसके लिए bx लिख दिया, और जो पार्ट कांस्टेंट है उसके लिए a लिख दिया। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2b। सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 4b। सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू a प्लस 2b, 16 इज इक्वल टू a प्लस 4b। तो डिफरेंस हम सेकंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेकंड माइनस 1, डिफरेंस हमारा आ जाएगा a प्लस 4b माइनस a प्लस 2b। a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4b माइनस 2b, यानी कि 2b विल बी इक्वल टू 12, तो b विल बी इक्वल टू 6, और b इज इक्वल टू 6 अगर इक्वेशन में फिट कर देंगे तो a प्लस 2b हमारा 4 था, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 4, तो a विल बी इक्वल टू 4 माइनस 12 विच इज माइनस का 8, a विल बी माइनस 8। क्लियर है? ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। सो इक्वेशन बन गई हमारी y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 6x। तो x इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 8 प्लस 6 इंटू 6 यानी 36 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 28 ओनली। तो आंसर विल बी 28। क्या ये बात क्लियर है? ओके, दिस इज वन वे टू लुक एट द क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है फिक्स वाला कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, और जो बचा हुआ पोर्शन है ये हमारा डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। जब x को हम 2 से 4 पे लेके जाते हैं तो y हमारा हो जा रहा है 16। कितना चेंज आ रहा है? x में चेंज आया प्लस 2 का, और y में चेंज आया प्लस 12 का। तो फॉर चेंज ऑफ 2, y में चेंज आया प्लस 12 का, और ये चेंज किस में आया होगा? ये चेंज सिर्फ डायरेक्टली वेरिंग वाले पार्ट में आया होगा, इजंट इट सो? तो अगर हम अगेन x में 2 का ही चेंज ला रहे हैं, जब x की वैल्यू 6 हो जा रही है, तो डेफिनेटली y में अगेन हमारा 12 का ही चेंज आएगा। तो आंसर विल बी 16 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 28। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? या इन जनरल अगर हमारा x में 2 का चेंज आया था, 2 के चेंज के लिए y चेंज बाई 12, यानी कि 1 यूनिट का चेंज आएगा x में, तो y में 6 यूनिट्स का इंक्रीज आएगा। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो 1 यूनिट का x में चेंज आया है, y में हमारा 6 यूनिट्स का चेंज आया है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो डेफिनेटली हमारा ये क्वेश्चन बिना इक्वेशन बनाए डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, अगर ये बात समझ पा रहे हो तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, so the cost of attending a fair consists of a fixed entrance cost of rupees 100 and a charge for riding rides which is proportional to the number of rides ridden. So this charge of ride for riding rides, this is variable cost, और टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 100 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट में लेट अस से पर राइड जो कॉस्ट है उसको हम मान लेते हैं कोई अननोन, लेट अस से a मान लिया, और नंबर ऑफ राइड्स को n मान लेते हैं। तो दिस टोटल कॉस्ट हमारा आ जाएगा 100 प्लस कॉस्ट पर राइड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ राइड्स, और हमें गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग द फेयर इज रुपीज 240 व्हेन 7 राइड्स आर रिडन। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ राइडिंग 10 राइड्स। तो 240 कॉस्ट आ रहा है हमारा कब? जब 7 राइड्स हमने राइड किया, यानी 240 इज इक्वल टू 100 प्लस 7a, और यहाँ से 7a विल बी इक्वल टू 140, तो a विल बी इक्वल टू 20 रुपीज। सो 20 रुपीज पर राइड, दिस विल बी अवर वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 10 राइड्स के केस में कॉस्ट क्या आएगा, तो पुट कर देंगे इक्वेशन में। टोटल कॉस्ट इन दैट केस, in case of 10 rides will be equal to 100 plus a into 10, 100 plus 10a, so that is 100 plus 10 into 20, so that will be total 300 rupees. That will be our answer. Clear है? ओके, बट इतना करने की क्या जरूरत थी कि हम वर्बली इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे? हमें पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड इंटरनल कॉस्ट इज 100 रुपीज, टोटल कॉस्ट आ रहा है 240, 100 से 240 पे गए, और 240 पे क्यों जाना पड़ा? 140 क्यों ऐड करना पड़ा? बिकॉज ऑफ 7 राइड्स। तो 7 राइड्स के लिए 140 ऐड किया है, तो डेफिनेटली 1 राइड का कॉस्ट इज 20 रुपीज, 1 राइड का कॉस्ट इज 20 रुपीज, और अगले केस में हमें 10 राइड्स ऐड करनी है, 10 राइड्स करनी है, यानी कि 3 राइड्स एक्स्ट्रा, और 3 राइड्स के लिए 60 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सो 240 प्लस 60, आंसर विल बी 300। आंसर इन दिस केस विल बी 300।
Clear? Next question. The total boarding expenses of a boarding house are partly fixed and partly varying linearly with the number of boarders. Linearly का मतलब क्या हुआ कि डिग्री 1 से वेरी कर रहा है, ठीक है. टोटल बोर्डिंग एक्सपेंसेस इज ₹1600 when there are 20 boarders and ₹2500 for 40 boarders. So what is the total boarding expense when there are 56 boarders? So total cost हमारा will be equal to fixed cost प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमारा नंबर ऑफ बोर्डर्स के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, ठीक है. और फिक्स कॉस्ट को अगर हम एफ मान लें, वेरिएबल कॉस्ट को अगर वी मान लें पर बोर्डर, टोटल नंबर बोर्डर्स अगर हमारे 20 हैं, ठीक है, तो पर बोर्डर अगर हम वी मान लें और वी इंटू एन हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 20 बोर्डर्स के लिए कॉस्ट इज 1600, तो 1600 इज इक्वल टू एफ प्लस 20 वी. एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगा 2500 इज इक्वल टू एफ प्लस, जब हमारे नंबर ऑफ बोर्डर्स 40 हैं, 40 वी. तो दिस 20V इज इक्वल टू 900, रेफरेंस ले लिया हमने. तो पर यूनिट कॉस्ट यानी कि पर बोर्डर का जो कॉस्ट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, दैट विल बी इक्वल टू 900/20 विच इज इक्वल टू 45 रुपीज. दैट इज इक्वल टू 45 रुपीज पर बोर्डर. तो व्हाट इज द टोटल बोर्डिंग एक्सपेंस व्हेन देयर आर 56 बोर्डर्स. और 56 बोर्डर्स होंगे तो हमारा क्या बनेगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू एफ प्लस 56V. एफ प्लस 40V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो किस गलती से भी हमें एफ निकालने की कोशिश नहीं करनी है. हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है. अगर क्वेश्चन पूछता फिक्स्ड कॉस्ट क्या है तो फिर हम एफ की वैल्यू सॉल्व करते, ठीक है, 20V निकाल लेते या 40V निकाल लेते और फिर अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट कर देते. अगर हमसे फिक्स्ड कॉस्ट पूछता बट नहीं पूछा है तो हम एफ निकालने की यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम एफ प्लस 56V निकालेंगे. और हमें पता है कि एफ प्लस 56 विल बी एफ प्लस 40V प्लस 16V. तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 2500. तो प्लस 16 इंटू 45 करोगे, 16 इंटू 45 करोगे तो 4 इंटू 45 180, 720 आ जाएगा. तो 2500 प्लस 720, तो आंसर विल बी 3220 रुपीज. 3220 रुपीज. क्या है बात क्लियर है? ओके, ठीक है. और यही बात जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा, सिमिलरली यहाँ पे भी देखते कि 1600 आ रहा है हमारा कॉस्ट फॉर 20 बोर्डर्स, 2500 आ रहा है फॉर 40 बोर्डर्स. तो हमारे बोर्डर्स चेंज हो रहे हैं 20 से और कॉस्ट चेंज हो रहा है 900 से. अब नेक्स्ट टाइम हमें बोर्डर्स चेंज करने हैं किससे, 16 से. 16 से चेंज करने हैं, 20 से चेंज हुए 900 कॉस्ट आया है, इजंट इट सो. यानी कि 4 बोर्डर्स के लिए फॉर 4 बोर्डर्स द कॉस्ट इज 180, या फिर 1 बोर्डर कॉस्ट निकालोगे, 1 बोर्डर के लिए 45 आ जाएगा. तो स्ट्रेट अवे 16 इंटू 45 ऐड कर दोगे, बाकी आंसर तो वही आने वाला है 3220. क्या है बात क्लियर है? ठीक है. तो पूरी इक्वेशन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो पार्ट हमारा वेरी कर रहा है बस उस पार्ट पे फोकस करोगे, उस पार्ट के हिसाब से देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे कि चेंज कितना आ रहा है और सिर्फ उस पार्ट के बेसिस पे सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा. इनफैक्ट इजी कैलकुलेशंस के लिए तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज अगेन सिमिलर क्वेश्चन, द ओनली डिफरेंस इज कि सेकंड लाइन हमारा कह रहा है द एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर. सो दिस टाइम एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर इज गिवन टू अस, ठीक है, एंड दैट इज ₹800 व्हेन देयर आर 20 बोर्डर्स एंड दैट इज ₹700 व्हेन देयर आर 40 बोर्डर्स. तो यहाँ पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के. अगर हमें एवरेज एक्सपेंस की वैल्यू गिवन है तो या तो एवरेज एक्सपेंस से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें या फिर टोटल एक्सपेंस से सॉल्व कर लें. ठीक है, अगर हमें टोटल एक्सपेंस से सॉल्व करना है तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ओके, और वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई, अगर क्योंकि पर यूनिट है मल्टीप्लाइड बाय एन. ठीक है, तो एवरेज एक्सपेंस हमारा 800 आ रहा है जबकि 20 बोर्डर्स हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, दैट विल बी 800 इंटू 20 विच इज 16,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 20 बोर्डर्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट. और सेकंड केस में 700 रुपीज है पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर, नंबर ऑफ बोर्डर्स है 40, तो 700 इंटू 40 दैट विल बी 28,000. 28,000 हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट विच विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 40 टाइम्स वेरिएबल कॉस्ट. तो यहाँ से 20 टाइम्स वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 12,000 आ रहा है. और क्वेश्चन हमसे पूछा 80 बोर्डर्स के लिए एवरेज कॉस्ट, क्या करेंगे, 40 बोर्डर्स के लिए हमें पता है 80 के लिए आएगा एफ प्लस 80V, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ प्लस 40V प्लस 40V. अच्छा, मैं इस तरह से तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए जो कॉस्ट है, अगर तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो वी की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आए, इंटीजर में नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है. तो हम 20V से ही डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, कनेक्ट करेंगे अगर पॉसिबल है तो. ठीक है, तो 40V यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा. तो क्लियरली दिस विल बी इक्वल टू 28,000
प्लस 24,000। ये छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखोगे तो कैलकुलेशन अब तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे और अननेसेसरी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 वीक की वैल्यू अगर आती है लेट अस से 739 रुपीज़, ठीक है, तो तुम यहाँ पे वी निकालने के लिए 739/20 को सॉल्व नहीं करने बैठते, कोई सेंस नहीं है ना उसका। अल्टीमेटली जब तुम्हें 40 वी निकालना है वो डबल होगा जस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो 28,000 प्लस 24,000 टोटल आ जाएगा हमारा 52,000 रुपीज़। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये वैल्यू नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर। एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ बोर्डर्स है 80, तो एवरेज एक्सपेंस आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बोर्डर्स, यानी कि 52,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बोर्डर्स हैं 80, डिवाइड बाई 80, जीरो से गया जीरो, ठीक है। सो 8 6 जार 48, फिर बचा है 4, 40 हो गया, तो 650 रुपीज इज द एवरेज एक्सपेंस पर बोर्डर। इजंट इट सो? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 650 रुपीज। 650 रुपीज विल बी अवर आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे फिर से एक बार चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करें, ध्यान दें एवरेज एक्सपेंस के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या बनता, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू एन, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई एन, यही तो एवरेज है, दैट वुड बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई एन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? ओके, सो इनिशियली हमारा 800 है, 800 रुपीज एवरेज कॉस्ट है, जबकि नंबर ऑफ बोर्डर्स है 20। दिस गेट्स रिड्यूस टू 700 रुपीज व्हेन नंबर ऑफ बोर्डर्स हमारे हो जा रहे हैं 40, यानी डबल हो जा रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं, बट कॉस्ट में रिडक्शन आ रहा है 100 रुपीज का। रिडक्शन क्यों आया होगा, दिस रिडक्शन इज ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। रिडक्शन आया इस पोर्शन की वजह से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर बोर्डर तो सेम ही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर बोर्डर तो सेम ही रहेगा, तो उसकी वजह से रिडक्शन नहीं आया जब हमारे नंबर ऑफ बोर्डर्स इंक्रीज किए हैं। ये चेंज क्यों आया है, दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट विच इज इनवर्सली वेरिंग, इनवर्सली वेरी कर रहा है, इजंट इट सो? इनवर्सली वेरी करने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बोर्डर्स हमारा जब n डबल हो जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ये हमारा हाफ हो जाएगा, बिकॉज इनवर्सली वेरी कर रहा है। रिकॉल करो, इनवर्सली वेरी करने के केस में हम क्या देखते थे कि मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो n इंटू एफ बाई एन करोगे तो ये कितना आएगा, f आ जाएगा, फिक्स्ड आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू आएगा, दिस इज कांस्टेंट ओनली। तो अगर हमारा नंबर ऑफ बोर्डर्स डबल हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट यानी कि ये जो एवरेज वैल्यू है फिक्स्ड कॉस्ट का ये हाफ हो जाएगा। और चेंज क्या है, जब ये हाफ हो रहा है तो 100 रुपीज का रिडक्शन आ रहा है, 100 रुपीज का रिडक्शन आ रहा है, इजंट इट सो? यानी कि इनिशियली अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 2 यूनिट था तो अब 1 हो गया है, ठीक है, इनिशियल। तो अब ये क्या है, जब हमारे नंबर ऑफ बोर्डर्स इनिशियली 20 थे और अब अगर 40 हो गए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारा 1 हो जाएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। चेंज कितना आया है, 1 यूनिट का चेंज आया है, और दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज। और अगर ये बात समझ में आ गई कि दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेकंड टाइम हम क्या कर रहे हैं, 40 से 80 बोर्डर्स पे जा रहे हैं, यानी अगेन हम नंबर ऑफ बोर्डर्स को डबल कर रहे हैं। अगर एक बार फिर से तुम नंबर ऑफ बोर्डर्स को डबल करोगे तो अब चेंज क्या आएगा, अगेन जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो हमारा अगेन एक बार हाफ हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, इस केस में 1 यूनिट हमारा फिक्स कॉस्ट पर बोर्डर है, यानी कि कितना है, 100 रुपीज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट पर बोर्डर इज 100 रुपीज। नाउ 40 बोर्डर्स के लिए अगर हम बोलते 20 बोर्डर्स के लिए तो हमारा 200 रुपीज होता, ठीक है। तो 40 बोर्डर्स के लिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारा है 100 रुपीज पर बोर्डर। और अगेन जब हम डबल कर रहे हैं टोटल बोर्डर्स को तो ये फिक्स कॉस्ट हमारा हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 रुपीज पर बोर्डर हो जाएगा, इजंट इट सो? और जब ये 100 रुपीज पर बोर्डर है, टोटल कॉस्ट है 700, तो 700 को क्या हम कह सकते हैं, दिस इज 600 प्लस 100, दिस 600 इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट पर बोर्डर। और जब ये हाफ होके 50 बन जाएगा तो क्लियरली हमारा जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, दैट विल बी 600 प्लस 50। 600 इज वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होने वाला, और फिक्स कॉस्ट पर बोर्डर हो जाएगा हाफ पहले वाली वैल्यू का, तो दिस विल बी 650, दिस विल बी 650। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी 650। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? और या फिर इन जनरल हम इस बात को कैसे लिखते हैं,
क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, तो सेम है दोनों ही केसेस में, जब 20 बॉर्डर्स है तब भी, जब 40 बॉर्डर्स है तब भी, जब 80 होंगे तब भी, उसमें तो चेंज नहीं आने वाला है। तो जब हमारे 20 बॉर्डर्स है 800 रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है, जब 40 बॉर्डर्स है 700 रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है, 700 रुपीज टोटल कॉस्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है 100 का, 100 रुपीज कम हो रहा है, इजंट इट सो, 100 रुपीज कम हो रहा है। और क्लियरली अगर हमारे नंबर ऑफ बॉर्डर्स 20 से 40 हुए हैं, यानी कि 1 यूनिट से 2 यूनिट हुए हैं, तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है ये 2 यूनिट से हुआ है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू, डिफरेंस की वैल्यू गिवन है हमें 100 रुपीज के बराबर। क्लियर है? तो डेफिनेटली सेकंड वाले केस में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 1 यूनिट, यानी कि 100 रुपीज है, और नंबर ऑफ बॉर्डर्स है 40, तो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 40 इंटू 100। या फिर पहले वाले केस में देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 200 रुपीज, 2 यूनिट्स है 200 रुपीज, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 200 इंटू नंबर ऑफ बॉर्डर्स विच इज 20, और दोनों ही केसेस में किसी भी एक केस से कर लोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आ जाएगा 4000 रुपीज। एंड क्लियरली 600 रुपीज हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो फॉर 80 बॉर्डर्स हमारा वैल्यू क्या आएगा, 80 बॉर्डर्स के लिए दिस विल बी इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट तो 600 ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा पर यूनिट 4000 डिवाइडेड बाई 80, तो दिस विल बी 50, 600 प्लस 50 विल बी 650। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम बार बार अलग अलग अप्रोच से इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट तुम्हें बातें समझ में आए और अलग अलग अप्रोच से भी समझ में आए। इक्वेशन बना के भी सॉल्व करना सीख लो, और बिना इक्वेशन के भी कैसे सॉल्व करोगे इस बात को भी समझ लो। हम बार बार रेशियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें इसलिए अच्छे से सीखना जरूरी है, क्योंकि फिर चाहे हम किसी भी टॉपिक पे जाएं, परसेंटेज भी तो अल्टीमेटली रेशियो ही है, तो वहां भी हम रेशियो को ही एक्सटेंड करेंगे, और यही सारी चीजें हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी अप्लाई करेंगे, टाइम एंड वर्क में भी अप्लाई करेंगे। तो रेशियो वाला टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी तुम्हें डाउट रह रहा है, अगर तुम्हें अभी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इन चीज़ों में छोटी छोटी बातों को समझने कि 1:2 हो जा रहा है एक वैल्यू, तो दूसरा 2:1 हो जाएगा, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट हमारा कॉन्स्टेंट है। तो फिर से कुछ सेशंस को रिवाइज कर लो जहाँ पे तुम्हें एक्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, बिकॉज आगे के सेशंस में तुम्हें जब परसेंटेज में जाएंगे, जब आगे के बाकी टॉपिक्स में जाएंगे, या अलजेब्रा या बाकी सेशन बाकी टॉपिक्स पे भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें बार बार हम यूज़ करेंगे, और प्रॉब्लम तुम्हारा बढ़ता जाएगा अगर तुम इन चीज़ों को एक बार अभी रिविजिट नहीं कर लोगे। एक बार रेशियो तुम्हारा परफेक्ट हो गया तो फिर तुमको फिर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, फिर तुमको परसेंटेज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ भी हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को अल्टीमेटली थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, बट यूज़ इन्हीं कॉन्सेप्ट को करेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए रेशियो पे मैंने इतने सारे सेशंस लिए, सो दैट तुम्हें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को तुम आइडेंटिफाई करके आज ही रिजॉल्व कर लो, अभी रिजॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अमन ऑन हिज ट्रैवल वाया कार आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरी विद द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ही ट्रैवल्स इन अ वीक, यानी अगेन सम पार्ट इज फिक्स्ड, सम पार्ट इज वेरिंग, डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। इफ ही ट्रैवल्स 160 किलोमीटर्स इन अ वीक, हिज टोटल एक्सपेंस आर ₹1500, तो 1500 का एक्सपेंस है when he is traveling 160 kilometers, and if he is traveling 240 kilometers, तो इन सच केस उसका एक्सपेंस है 1800 का। इस बार इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनाएंगे, यानी कि 80 किलोमीटर्स अगर वो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा जो वेरी कर रहा है वही पार्ट चेंज हो रहा है, 300 रुपीज़ का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है और 80 किलोमीटर्स, तो 80 किलोमीटर्स के लिए खर्चा आ रहा है 300 रुपीज़ का। नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन 360 किलोमीटर्स पर वीक अगर जाएगा तब कितना एक्सपेंस आएगा, तो 240 से अगर हम जा रहे हैं 360 किलोमीटर्स पे, यानी कि कितना चेंज आ रहा है 120 किलोमीटर्स का चेंज आ रहा है। तो चेंज हमारा कॉस्ट में कितना आएगा, अगर 80 किलोमीटर्स के लिए 300 रुपीज़ का चेंज आ रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए चेंज आएगा 300/80 का, और 120 किलोमीटर के लिए चेंज आएगा 300/80 इंटू 120 का, या सीधे सीधे हम क्या करते हैं 300 रुपीज़ का आया था 80 के लिए, तो 300 रुपीज़ इंटू 120/80 विच इज नथिंग बट 3/2 ओनली, 300 इंटू 3/2, और ये एडिशनल चेंज है तो ₹450 का चेंज आएगा, तो 1800 प्लस 450 रुपीज़, यानी कि 2250 रुपीज़ विल बी द टोटल एक्सपेंस व्हेन ही ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स इन अ वीक। बाकी इक्वेशन बना के तो सॉल्व कर ही लोगे, ऑलरेडी हमने पीछे क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिना इक्वेशन बनाए ये जो तरीका है ये ज़रूर सीखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तरीका नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ये मेथड ज़रूर तुम्हें खुद से एक बार इस क्वेश्चन को बाद में फिर से सॉल्व करो, समझो इस बात को, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और अगर सेशन में चीज़ों को समझा है अच्छे से तो बातें समझ में आई होंगी, और अगर सेशन समझ में आया है तो अप्रिशिएट ज़रूर करना है, सेशन को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का भी डिटेल मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जो मेरा आईडी है उसका भी डिटेल मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, चीज़ें समझ में आई। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में अगर जरूर मेंशन करना कि सर ये बात समझ में नहीं आई। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और नेक्स्ट सेशन से हम परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो वाला टॉपिक खत्म करते हैं। रेशियो पे कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस कुछ दिन बाद अपलोड करेंगे। कैट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको भी कुछ दिन बाद में अपलोड करेंगे। अभी पहले इस चीज़ को कंसोलिडेट कर लो, फिर परसेंटेज को कंसोलिडेट करते हैं, उसके बाद में इन चीज़ों पे एक बार फिर से वापस आएंगे ताकि तुम्हारी चीज़ें रिवाइज भी साथ में होती रहें। ओके, विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।